हरे कृष्ण। तो आज का ज्योतिष क्लास चालू करते हैं। जैसे प्रार्थना के साथ ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्णा। तो वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी क्लास। ज्योतिष के क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो हमने पिछले 3-4 दिनों से बहुत कुछ हमने ज्योतिष के बारे में सीखा। उसमें मुख्य रूप से हमने थोड़ा कॉस्मोलॉजी के बारे में सीखा कि पंचांग के जो 5 अंग होते हैं उसके बारे में देखा। नक्षत्र तिथि कैसे निकालते हैं वो भी देखा। फिर थोड़ा हमने राशियों के बारे में देखा, कालचक्र के बारे में, राशि चक्र, नक्षत्र और उसमें ग्रह कैसे घूमते हैं, कैसे ग्रहों का 2 तरह का मोशन होता है। एक जो ध्रुव तारा है, जो पोल स्टार है, उसको क्लॉकवाइज मान के घूमते हैं और एक राशि चक्र में एंटी क्लॉकवाइज भी घूमते हैं। तो उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम लोग आज पंचांग का जो 1-2 चीज़ बचा हुआ उसको कंप्लीट करेंगे। और 2 तरह के जो कैलेंडर होते हैं, एक सोलर कैलेंडर होता है, लूनर कैलेंडर। सोलर कैलेंडर मतलब सूर्य के अनुसार जो कैलेंडर चलता है, और लूनर कैलेंडर मतलब चंद्रमा के अनुसार जो कैलेंडर चलता है। उस दोनों के बारे में आज चर्चा करेंगे, ठीक है। तो कल हमने यहाँ तक नक्षत्र तक देखा था। इस टोटल 27 नक्षत्र होते हैं। चंद्रमा 27 नक्षत्र तो 27 दिन और 7.75 आवर्स में कंप्लीट करते हैं। और 28वां नक्षत्र होता है अभिजित। और या तो टोटल 0 से 27 नक्षत्र ऐसे हैं। यहाँ पे हम मेष में देख सकते हैं। यहाँ से जो मेष है, एरिस राशि से लेके मीन राशि तक है, विशेष तक। और उसके ऊपर 27 नक्षत्र है, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी से लेके लास्ट में रेवती तक। पंचांग में ये तीसरा था। पहला था क्या था? तिथि था। दूसरा वासरथ वार। तीसरा था नक्षत्र। चौथा जो आता है वो योगा आता है। हर काम करने का कुछ शुभ योग होता है, कुछ अशुभ योग होता है। तो वो सब हम लोग कैलकुलेट करके निकालते हैं। तो ऑलरेडी ये सब मतलब फार्मूला बेस्ड चीज़ है। ऑलरेडी आप कैलकुलेट करके आपको आजकल ऐप्स पे मिल जाते हैं, सॉफ्टवेयर पे मिल जाते हैं। लेकिन तो भी थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन की तरह मैंने इसको डाला है। तो योग कैसे निकालते हैं? एट द लॉन्गिट्यूड ऑफ सन एंड मून, remove 360 from the sum if it's greater than 360. Divide the sum by the length of one nakshatra. Length of one, ignore the fraction and the integer part, add 1 to it. The result is the index of the yoga running. Refer to the table. ठीक है। तो हमने देखा चंद्रमा और सूर्य जो घूमता है, दोनों का कुछ लॉन्गिट्यूड होता है, मतलब वो अभी कहाँ पर है। जैसे मान लीजिए हम लोग को किसी को एड्रेस देना होता है तो हम बोलते हैं ना कि हमारा गुरुकुल कहाँ पे है। बोलते हैं उसका पहले मुंबई स्टेशन पे आइए, वहाँ से कुतरू आइए, कुतरू से फिर हमारे कुटाम गाँव में है, कुटाम गाँव में यहाँ पे गुरुकुल है, गुरुकुल है। तो एक एड्रेस हुआ हमारे गुरुकुल का। ऐसे ही जो लॉन्गिट्यूड होता है सन का या मून का, वो उनका एड्रेस होता है कि वो अभी वास्तव में कहाँ पर है। क्योंकि ये तो 3D पूरा मॉडल है ना आकाश में। तो हम पृथ्वी के इससे एंगल से वो नापते हैं, एंगल में कहाँ पर है। तो उस एंगल में कहीं पर तो है, 0 डिग्री पे, 1 डिग्री पे, 2 डिग्री पे, 3 डिग्री पे। तो हर ग्रह का ऐसा कुछ लॉन्गिट्यूड होता है जो एक पार्टिकुलर टाइम पे वो वहाँ पर होता है, ठीक है। तो ऐसे करते समय तो सन का जो लॉन्गिट्यूड होता है और मून का जो लॉन्गिट्यूड, दोनों को जोड़ के उसको हम एक नक्षत्र होता है। एक नक्षत्र कितना डिग्री का होता है? 13 डिग्री 20 मिनट। 13 डिग्री 20 मिनट। अगर इसको पूरा मिनट में बदल दें तो 800 मिनट हो जाएगा। क्योंकि ये पूरा मिनट में बदलेंगे तो 15 × 60, इसमें जो आएगा उसमें कितना जोड़ेंगे? 20 जोड़ेंगे। अच्छा,
78 780 प्लस 20 800 मिनट में हो जाएगा। तो जो भी लॉन्गिट्यूड आता है सन का और मून का जोड़ के, सन प्लस मून, ये जो सम आएगा उसको हम इतना से भागा दे देंगे या फिर 13 डिग्री 20 मिनट से भागा देंगे। तो जो भागा देने के बाद जो एक इंटीजर पार्ट आएगा, फ्रैक्शन पार्ट को छोड़ दे, जो इंटीजर पार्ट आएगा उस इंटीजर पार्ट से डिसाइड होता है कि उस समय कौन सा योगा चल रहा है। और ये इंटीजर पार्ट हमेशा चेंज होते रहता है। जैसे अभी चेंज हुआ तो 2 घंटा बाद कुछ और इंटीजर आएगा, क्योंकि वो सन और मून तो हमेशा चल रहा है, कभी रुका हुआ नहीं। तो जो इंटीजर पार्ट आता है तो वो 0 से 27 के बीच में ही आएगा, क्योंकि देखिए 13 डिग्री अधिक से अधिक 360 हो सकता है, दोनों का डिफरेंस, एक 0 पे हो और एक 360 पे हो। और अधिक से अधिक कहाँ तक जाता है 13 डिग्री 360 को अगर 13 डिग्री 20 मिनट से डिवाइड करेंगे तो मैक्सिमम आएगा 27 तक, क्योंकि टोटल कितना है 27 नक्षत्र है और एक नक्षत्र का 13 डिग्री 20 मिनट होता है। तो ये 27 इंटीजर के अनुसार 27 ये है नक्षत्र, ये योगा के नाम होते हैं। जैसे विषखंबा, प्रीति योगा, तो नाम से ही आपको बहुत कुछ पता चला। जैसे गंदा योग, गंदा योग मतलब डेंजर, मतलब कि डेंजर मतलब खतरे का योग, उस समय कुछ अच्छा नहीं करना चाहिए। सिद्धि योग, सिद्धि योग मतलब उस समय जो कुछ भी करेंगे उसका अच्छा फल होगा, मतलब वो सिद्ध करेगा उस चीज़ को। शुभ है, शुक्ल है, तो ऐसे करके 27 योग होते हैं। इसका मैंने नाम दिया है। ये मतलब उतना रटने की जरूरत नहीं, लेकिन धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करते करते खुद ही ये सब का मतलब समझ में आने लगेगा। आजकल से जनरली ये सब कैलकुलेट करके मिलता है, कोई कैलकुलेट भी नहीं करता है। और पंचांग में ऑलरेडी लिखा रहता है, आप पंचांग पत्रिका खरीदेंगे तो उसमें ऑलरेडी ये सब लिखा रहता है किस समय कौन सा योग चल रहा है। फिर जो 5वां होता है वो करण होता है। करण जो होता है वो तिथि का भाव होता है। जैसे एक तिथि होता है, तिथि का जो समय होता है 12, तिथि कैसे निकाले थे, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब 12 डिग्री का डिफरेंस होता है उसको एक तिथि बोलते हैं। फिर 12 से 24 तक का जो डिफरेंस द्वितीय तिथि बोलते हैं। जो करण जो होता है वो तिथि का आधा होता है, यानी कि सूर्य और चंद्र के बीच में जब 6 डिग्री का डिफरेंस हो तो पहला करण, 6 से 12 डिग्री का डिफरेंस हो तो दूसरा करण, फिर 12 से 18 तक का हो तो तीसरा करण। तो करण बेसिकली कुछ नहीं, तिथि को 2 भाग में डिवाइड करता है, तो एक तिथि के अंदर 2 करण आएगा ऐसे करके। तो जनरली ये जो तिथि है, ये करण है, ये सब का यूज जनरली कब होता है, बेसिकली उतना हम लोग डे टू डे लाइफ में आजकल इसका यूज नहीं होता है। जैसे कोई जो सेरेमनी होती है, जैसे कोई बच्चा का जन्म हुआ, ऐसा हुआ, तो ये करण देख के उसके बारे में कुछ प्रेडिक्शन हम लोग कर सकते हैं कि हाँ इस करण के अंदर इसका जन्म हुआ, मतलब इसका स्वभाव में थोड़ा ऐसा होगा, ऐसे करके। तो टोटल कितने करण होते हैं, 11 करण होते हैं। टोटल पूरे महीने में 11 करण होते हैं, जिसमें से 7 क्या होते हैं, चर, चर मतलब मूवेबल, जो घूमते रहते हैं, और 4 जो होते हैं स्थिर करण होते हैं, जो फिक्स होते हैं, ये हमेशा फिक्स टाइम में ही आएंगे, उसी टाइम में आएंगे। ये जो 7 चर वाले हैं ना वो किसी भी टाइम में आ सकते हैं, और ये जो 4 फिक्स है वो उसी टाइम में आएंगे। तो जैसे पहला जो 11 है, भाव बलवन 9 10 11, ये वाले क्या है, नहीं 11 नहीं, पहला 7 जो है, 7 जो है वो मूवेबल है, चर है, और लास्ट वाले 4 जो है वो फिक्स है। तो कैसे होता है, मान लीजिए पहला दिन है, दूसरा दिन है, ऐसे करके 15 तक आता है एक पक्ष, फिर दूसरा पक्ष 16 से चालू होता है और एक कहाँ तक आता है 30 तक, ठीक। द फर्स्ट 7 करना है, रिपीट 8 टाइम्स स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकंड हाफ ऑफ द फर्स्ट लूनर डे ऑफ द मंथ, द लास्ट लूनर। तो जैसे पहला तिथि है, पहला तिथि में क्या होगा, 2 करण होगा, यहाँ पे भी 1 2, दूसरा तिथि में भी 2 करण होगा, 1 2। तो ये जो यहाँ से जो पॉइंट है, यहाँ से जो पहला तिथि का जो सेकंड पार्ट होगा वहां से करण चालू होता है, ठीक है, मूवेबल वाला। तो टोटल 7 मूवेबल होते हैं ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 तक पूरा हो गया। फिर ये 1 से चालू होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे करके फिर से चालू होगा। तो उसी वही 7 हमेशा रिपीट होते रहेंगे। और ये पहला वाला क्या होता है, फिक्स होता है, ये हमेशा फिक्स ही आता है। जैसे 4 जो फिक्स है ना उसमें से वो आता है। The last 4 Karnas comes just once in a month, starting from the second half of the 29th lunar day and ending with the first half
ऑफ द फर्स्ट लूनर डे। यहाँ पे देखिए 29वां दिन आएगा, 29वां का भी 1 होगा 2 होगा, 30वां का भी 1 होगा 2 होगा। यहाँ पे जो 4 जो होंगे, एक ये 29वां दिन का जो सेकेंड हाफ, 30वां दिन का फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ 3, और ये पहला तिथि का पहला वाला, ये जो 4 होंगे ये चारों के फिक्स करण होते हैं। बाकी सबके वही 7 वाले रिपीट टर्न में आते रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट का 3 एक्चुअली। 29वां तिथि का दूसरा सेकेंड वाला और 30वां तिथि का पहला और दूसरा दोनों, और जो पहला तिथि होता है उसका सिर्फ पहला पार्ट, ये चारों हमेशा फिक्स रहते हैं। इनका वहाँ पे 2 1 2 और 1, हाँ यही रहेगा। हाँ, और बाकी जगह ये जो 7 मूवेबल वाले हैं, भावा बलवा कौलवा कैचुला गणिजा वनिता भिष्टि, ये 7 रिपीट होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 आ गया, फिर उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे सब तिथि है, मान लीजिए तीसरा चौथा। हाँ तो 2 में होना चाहिए 3 4, हाँ 2 में 3 4 होना चाहिए। 2 में यहाँ पे हाँ हाँ, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, समझ रहे? हाँ तिथि होता है ना, यहाँ पे देखो, पहला तिथि हुआ, दूसरा तिथि हुआ, तीसरा चौथा, तो हर तिथि का 2 पार्ट हुआ, 2 करण होता है, 1 2, इसका भी 2 हुआ, 1 2 1 2, इसका भी 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ऐसे कहाँ तक चलेगा? 15 तक, ठीक है। फिर पक्ष बदल जाता है, फिर 16 से चालू होता है, फिर ये कहाँ तक चलता है? 30 तक, ठीक। इसका भी क्या होगा? 1 2, 19वां का भी क्या होगा? 1 2। तो जो 4 जो फिक्स करण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ये 29वां का सेकंड पार्ट, 30वां का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों, और जो पहला तिथि का पहला पार्ट, ये चारों क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं, ये कभी बदलते नहीं, वही करण बार बार इसमें आते हैं इस तिथि में। अब जो बाकी सब जो हो गया, जैसे बाकी जो पहला जो चालू होगा, जो चर वाले हैं भावा, मान लीजिए यहाँ से चालू हो, 1 भावा, फिर दूसरा हो गया बलवा, ऐसे करके, तो ऐसे करके मान लीजिए 7 तक जाएंगे, दृष्टि तक जाएंगे, ठीक है। फिर जो यहाँ अगला जो आएगा करण, वहाँ पे फिर से यहाँ पे भावा चालू होगा, यहाँ पे ये नहीं चालू होगा, सतुंगा चालू नहीं होगा, समझे? ये चालू नहीं फिक्स है, बाकी सब ये जो 7 है वो रिपीट होते रहते हैं मंथ तक, ऐसे। ये 4 जो फिक्स है वही लास्ट वाले 4 है क्या? हाँ, लास्ट वाले 4 सतुना। तो ये रखने की जरूरत नहीं है, इसका जनरली आजकल ज़्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन जानना चाहिए इसलिए मैं इसमें इंक्लूड किया हूँ। तो थोड़ा मोड़ा कहीं कहीं पे यूज आएगा इसका, पंचांग देखने ये सब में, इसे जान के रख सकते कि ये टर्म भी होता है करण बोल के। तो 10 पंचांग, दिस इज 5 डिविजन्स ऑफ काला टाइम। तो 5 पंचांग का नाम से देखे, पंच अंग, इसके 5 अंग हो उसको पंचांग बोलते हैं, ठीक है। तो 5 अंग क्या क्या है पंचांग के? तिथि, तिथि मतलब लूनर डे, वार, वार मतलब वीक डे जो लोग बोलते हैं, दिन, नक्षत्र लूनर मैंसन, नक्षत्र को लूनर मैंसन बोलते हैं इंग्लिश में, क्यों? क्योंकि वो चंद्रमा का क्या है? 27 पत्नियों के घर है, तो मैंसन मतलब घर होता है। फिर योगा और कर्म, ये 5 अंग होते हैं। तो ये पंचांग अपने आप में बहुत ही ऐसा चीज़ है कि सारा चीज़ जो हम लोग डिसाइड करते हैं, कोई भी काम करने का, कुछ भी समय का, ये 5 जिसको मालूम हो वो सब कुछ फिर बदल कर सकता है। मतलब कोई भी अपना ऐसा काम कर सकता है जिसका बहुत शुभ हो। जैसे मैं कल बताया था, दुर्योधन जो गए थे पूछने किस टाइम पे युद्ध किया जाए तो हम लोग जीत जाएंगे, तो कितना सीरियस बात है कि कृष्ण ने उस नक्षत्र को हटा देंगे। किसी को ये मालूम था कि ऐसा हो जाएगा तो इसको थोड़ा सिद्धि मिल जाएगा इसको, मतलब ये जीत ही जाएगा। तो एक श्लोक आता है, चतुरंग बलो राजन जगतिम वसम आनय, अहम पंचांग बलवान आकाशम वसम आनय। तो बोला जो राजा चतुरंगी बली है, चतुरंगी में तो चतुरंगी सेना होती है ना, चतुरंगी मतलब सैनिक होते हैं, पैदल चलने वाले सेना, घोड़ा पे चलने वाले सेना, हाथी पे चलने वाले सेना और रथ पे चलने वाले सेना। तो जिसको पास ये चारों सेनाएं होती है प्रचुर मात्रा में, वो तो पूरी दुनिया को अपने वश में कर सकता है। लेकिन जो बोलता है कि हम पंचांग बलवान है, एक जो ब्राह्मण बोलता है, क्या बोलता है कि मैं पंचांग में बलवान हूँ, मेरे पास चतुरंगी सेना नहीं है, तो आकाशम वसम आनय, पूरे आकाश को मैं वश में कर सकता हूँ, ऐसा।
तो ये जस्ट पंचांग के बारे में। तो पंचांग के बारे में बहुत डिटेल है एक्चुअली, मैंने इसमें बहुत ही शॉर्ट में, जितना शॉर्ट में हो सकता है कवर किया है। आप चाहें तो इसके बारे में और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। एक बुक आता है बेसिक्स ऑफ पंचांगम, आप ये बुक्स देख सकते हैं, बेसिक्स ऑफ पंचांगम, एस नरसिंहा राव के द्वारा लिखा गया, साउथ इंडियन राइटर है। बहुत अच्छा से इन्होंने पंचांग के सारे डिटेल लिखे, बहुत सस्ती बुक है। और अभी तक जितने ही पंचांग में पढ़े, इससे ज़्यादा डिटेल आपको कहीं नहीं मिलेगा इस बुक से ज़्यादा। तो इस अगर कोई चाहते हैं इसमें और अच्छा से पढ़ना तो ये बुक खरीद के पढ़ सकते हैं। ये इंग्लिश में अवेलेबल है, हिंदी में पता नहीं, देखना पड़ेगा, अगर आपको हिंदी में भी मिल सकता है। मेरे पास इसका सॉफ्ट कॉपी भी है, आप चाहे तो मैं आज इसको कोशिश करूँगा भेजने का, आप लोग को मिल जाए। तो ये पंचांग के बारे में था। आगे हम लोग तो जनरली जो हमारा जो ट्रेडिशनल कैलेंडर होता है उसमें दो तरीके से गणना चलती है, एक सूर्य के अनुसार, एक चंद्र के अनुसार। जैसे मैंने बताया था, तिथि जो होता है गणना वो सूर्य और चंद्र दोनों को मिला कर होता है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है। लेकिन उसको लूनर कैलेंडर बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे चंद्र पे ही डिपेंड करता है चीज़ें, चंद्रमा कितना आगे जा रहा है। एक सोलर कैलेंडर भी होता है, सोलर कैलेंडर में भी 12 मंथ होते हैं, लूनर कैलेंडर में भी 12 मंथ होते हैं। तो सोलर कैलेंडर का जो मंथ होता है, जो सूर्य का जो संक्रमण होता है, संक्रांति होता है, उस संक्रांति के अनुसार उसका मंथ होता है। जैसे सूर्य जब मेष संक्रांति हुआ तो उस महीने को मेष महीना बोलेंगे, जब वृषभ में संक्रांति हो तो वृषभ महीना बोलेंगे। तो ऐसे टोटल कितने राशियाँ हैं? 12। और जिस जिस राशि में उसका संक्रांति होते जाता है उस राशि के नाम पे उस महीने का नाम होता है। तो टोटल 365 दिन का एक साल हो जाता है चंद्रमा का, है ना। एक राशि में लगभग वो 30 दिन तक रहता है, ऐसे करके। तो संक्रांति, when the sun leaves one sign of zodiac and enters another, ठीक है, उसको संक्रमण बोलते हैं। सौर मास, period between two successive संक्रांति, sun passes completely through one sign of zodiac। two successive संक्रांति मतलब, जैसे मान लीजिए ये हमारा राशि है, ठीक है, एक तो यहाँ पे एक संक्रांति हुआ, जो अगला संक्रांति हुआ, ये दो संक्रांति के बीच का जो समय है वो एक सोलर मंथ बोल रहे हैं, दो सक्सेसिव संक्रांति के बीच में। यानी कि सूर्य को यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में जो समय लगता है वो समय क्या होता है? 1 सोलर मंथ। A संक्रांति on which a solar month commences takes its name from the sign name of the month। तो जिस राशि में संक्रांति हुआ है उसी राशि के नाम पे उस सोलर मंथ का नाम होता है। ओके, दक्षिणायन पूर्णकाल और उत्तरायण पूर्णकाल में बताया था, दक्षिणायन और उत्तरायण। जब उत्तर की तरफ सूर्य चलना चालू होता है तो उत्तरायण, जब दक्षिण की तरफ चालू होता है तो दक्षिणायन। तो उसको दक्षिणायन पूर्णकाल बोलते हैं और उत्तरायण पूर्णकाल भी बोलते हैं। कर्कट संक्रांति मतलब कर्क राशि को कर्कट भी बोलते हैं। The Tropic of Cancer passes through India at Ahmedabad, Bhopal, Durgapur, etc. This will normally be on 16 जुलाई। तो कर्क संक्रांति होता है लगभग 16 जुलाई के आसपास होता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, आप देखेंगे अर्थ जो होता है उसमें 2 लाइन ऐसे ड्रॉ किया हुआ रहता है। अगर हमारा मान लीजिए पृथ्वी है, गोल ऐसे ऐसे लाइन होते हैं और एक बीचों बीच लाइन जाता है, ये वाला लाइन, इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं किसी को पता है? हाँ, भूमध्य रेखा बोलते हैं इसको। और एक लाइन यहाँ पे ऐसे होता है और एक लाइन यहाँ पे ऐसे होता है। तो एक जो होता है उसको बोलते हैं नीचे मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना, कैप्रिकॉर्न, या इसको मकर रेखा भी बोलते हैं हिंदी में। इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या इसको कर्क रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, हम लोग जनरली बहुत कर्क रेखा के बहुत पास है,
रांची में जो लोग रहते हैं, यहाँ से रांची से लाइन भी गया था। हाँ, रांची से लाइन भी गया है। और रास्ता देख कट गया था। रामगढ़ की तरफ देखेंगे तो उधर एकदम करके रखा, फिर वो पोल है, स्पेशल पोल। लेकिन उस पोल ऐसा है कि आप इधर से देखेंगे तो ऐसे झुका हुआ दिखेगा, इधर से देखेंगे तो ऐसे झुका हुआ दिखेगा, और बीच से देखेंगे तो सीधा खड़ा दिखेगा। तो बहुत सारे साइंटिस्ट उधर रिसर्च करने आए थे, सुना है मैंने, और आज तक रिसर्च चला, किसी को पता नहीं चला ऐसा क्यों दिखता है। तो वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहता है। तो यहाँ पे जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से सूर्य जब पास होता है तो उस समय दक्षिणायन निकाल चालू होता है। देखिए सूर्य सबसे ऊपर हाईएस्ट जो सूर्य है यहाँ से जा सकता है ट्रॉपिक ऑफ, यहाँ के बाद क्या होता है नीचे की तरफ आना चालू होता है, तो क्या होता है दक्षिणायन चालू होता है। इसी तरह ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा पे जब सूर्य यहाँ पे पहुँच जाता है तो यहाँ से उत्तरायण चालू हो जाता है। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कब पहुँचता है वो लगभग 16 जुलाई के आसपास, 16 जुलाई के आसपास यहाँ पे देखिए। और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे कब होता है 14 जनवरी के आसपास। कैप्रिकॉर्न मतलब मकर राशि, तो बोलते हैं ना मकर संक्रांति हुआ उस समय, कितना 14 जनवरी के आसपास होता है मकर संक्रांति। एक दिन ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन जनरली उसी टाइम में होता है। 14-15 हाँ 14-15 से बहुत लोग मनाते हैं। अच्छा, समर सोल्स्टाइस मैक्सिमम दिनमान। तो आप देखेंगे ठंडे के दिन में क्या होता है, दिन छोटा होता है रात बड़ा होता है, और गर्मी के दिन में देखेंगे जनरली दिन बड़ा होता है रात छोटा होता है। हाँ, तो एक समर सोल्स्टाइस होता है, लेकिन इसका मतलब दक्षिणायन उत्तरायण पूर्णकाल के बीच में कुछ ऐसा समय आएगा जहाँ पे दिन और रात बराबर होंगे ना, क्योंकि दिन बड़ा था और इधर दिन छोटा था। तो ऐसा ऐसा बीच में दिन घटते जाएगा रात बढ़ते जाएगा। कभी तो एक ऐसा समय आएगा कि दिन और रात दोनों बराबर हो जाए। तो दो टाइम में ऐसा होता है, एक को समर सोल्स्टाइस बोलते हैं, एक को विंटर सोल्स्टाइस। जब एक बार विंटर से समर की तरफ जब जाता है सूर्य उस समय भी बराबर होता है, एक बार समर से जब विंटर की तरफ जाता है तो भी बराबर होता है। तो ये 2 दिन आते हैं, 21 जून के आसपास और दूसरा आता है 22 दिसंबर के आसपास। ये दोनों दिन में दिन और रात दोनों 12-12 घंटे के होंगे लगभग। जैसे अभी देखेंगे, अभी के समय में लगभग दिन ऐसा होगा 13 घंटे के आसपास होगा और रात हो जाएगा 11 घंटे के आसपास ऐसे। लेकिन इस दोनों दिन में बराबर होते एकदम 12। जून पार हो गया ना हमारा। हाँ जून पार तो हो गया। अब रात थोड़ा बड़ा हाँ रात बड़ा हो जाएगा, बराबर रात भी बड़ा होना चालू हो जाएगा। Between the two dates, 21st of March is called the vernal equinox and 23rd of September is known as autumnal equinox. दिनमान will be equal to रात्रिमान। All this, okay, अभी बता रहे हैं। ये अयन के बारे में है, वो बाद में आप लोगों को बताएंगे। अयन में भी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ओके, अभी लूनर मंथ है, तो लूनर मंथ का नाम सौर मास। अच्छा, न्यू मून डे टू न्यू मून डे। ओके देखिए यहाँ पे सौर मास का नाम मैंने बताया ना, जैसे मेष राशि में तो मेष मंथ हो जाता है, वृषभ राशि में विषु। तो उस समय कब होता है वो मेष राशि में कब जाता है, लगभग अप्रैल में के आसपास जाता है। अप्रैल में का जो महीना होता है आप देखेंगे इस समय बहुत सारे लोग, इवन बंगाली न्यू ईयर्स 15 अप्रैल को होता है ना, बंगाली गुजराती या बहुत कोई उस दिन फेस्टिवल मनाते हैं। उगादी कब मनाते हैं, साउथ में उगादी मनाते हैं ना, या महाराष्ट्र में ये महाराष्ट्र में मनाते हैं उगादी से। तो लगभग इस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे नया साल चालू होता है सूर्य कैलेंडर के अनुसार, पहले राशि में सूर्य प्रवेश करता है अप्रैल। और दो महीने को मिला के एक ऋतु, हाँ एक ऋतु होता है हमारा। या तो देखिए यहाँ पे ये दोनों वृषभ और मिथुन को मिला के ग्रीष्म हो गया, वसंत यहाँ पे है और लास्ट में भी वसंत हो गया यहाँ पे। ये वाला महीना और ये वाला महीना मिला के वसंत। फिर कर्क और सिंह महीना मिला के वर्षा ऋतु होती है, फिर शरद ऋतु होती है, हेमंत ऋतु होती है, शिशिर ऋतु होती है। ऐसे 6 ऋतु होते हैं, टोटल 2-2 महीना का एक ऋतु होता है। तो ये हुआ था हमारे सूर्य के अनुसार मंथ का नाम, और इसी तरह चंद्रमा के अनुसार मंथ का नाम होता है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, मृगशिरा, पुष्या, मघा, फाल्गुन, ऐसे करके। और वेस्टर्न में इसको बोलते हैं मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब ये नाम कैसे पड़ता है, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, कोई बता सकता है?
ठीक है, पहले नहीं बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा, फिर समय मिलेगा तो। अच्छा, अधिक मास होता है। अच्छा, मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे एक महीना होता है, सूर्य एक राशि बदल के दूसरे राशि में जाता है। कभी कभी ऐसा होता है महीना पूरा गया लेकिन सूर्य एक राशि छोड़ के दूसरे राशि में गया ही नहीं, उसी राशि में, मतलब कि जब शुरुआत हुआ था और महीना जब एंड हुआ तो तभी भी उसी राशि में। जैसे अधिक दिन होता है ना, एक तिथि में था पहला सूर्योदय, दूसरा तिथि में भी, मतलब दूसरा सूर्योदय भी उसी तिथि में पड़ गया, तो उसको बोलते हैं अधिक तिथि, यानी एक ही तिथि दोनों दिन पड़ गया। तो इसी तरह कभी कभी होता है कि एक ही मंथ का नाम दोनों महीना में आ जाता है, मतलब कि वो चालू किया था लेकिन पूरा पूरी महीने के अंदर कंप्लीट नहीं कर पाया एक राशि। मान लीजिए ये राशि था, यहाँ से चालू किया था, महीना चालू हुआ और 30 दिन उसका कंप्लीट हो गया और यहीं तक आ पाया, तो लेकिन संक्रांति तो हुआ नहीं दूसरे राशि में, तो जो दूसरा महीना होगा वो भी इसी महीने के नाम पे चालू हो जाता है, क्योंकि बदला नहीं ना। जैसे तिथि में कैसे होता है, अगला तिथि भी वही तिथि के नाम पे चालू हो जाता था, पंचमी रहता था तो अगला भी पंचमी हो जाता था। ऐसा कैसे? स्पीड कम होगी, स्पीड कम हो रही हाँ, स्पीड कभी कभी है। कम बेसी होते रहता है सूर्य का। तो ऐसे केस में जो मंथ होता है ना उसको अधिक मंथ बोलते हैं। कि कैसे पता किया जाता है कि थोड़ी सी वो रिकॉर्ड हो जाएगा कभी कोई ऐसा खास दिन हाँ, से? क्यों ऐसा होता है देख के बताता हूँ। थोड़ा फोटो उतना अच्छा नहीं है लेकिन समझ आ जाएगा। अब क्या होता है एक्चुअली इसमें, जो लूनर कैलेंडर के अनुसार जो मंथ चलता है और सोलर कैलेंडर के अनुसार जो मंथ चलता है उसमें थोड़ा गैप हो जाता है। कितना दिन का? लगभग 13 दिन का। याद है, सन जो होता है 365 दिन में अपना साल पूरा कर लेता है, ठीक है, और जो चंद्रमा जो है वो लगभग 354 पॉइंट कुछ दिन में पूरा कर लेता है। अब तो हमको दोनों को मिला के चलना होगा ना। अगर हम अगला साल जा रहे हैं, कोई आदमी लूनर फॉलो करते रहेगा तो बहुत पीछे होते जाएगा और सोलर वाले आगे नहीं करते जाएंगे। तो एट द एंड ऑफ द ईयर जैसे हम लोग अकाउंट का बैलेंस करते हैं ना, भाई मार्च आ गया तो पूरा अकाउंट का बैलेंस करके फिर ट्रेस चालू करते हैं, तो इस चीज़ को कवर अप करते हैं हम लोग। तो ये 13 दिन का लगभग आसपास 12-13 दिन का गैप हो जाता है दोनों को। तो क्या होता है देखिए, जैसे ये हमने देखिए 12 राशियाँ जो बनाई हैं इस पर, मेष वृषभ ऐसे करके 12 राशियाँ हैं, इसके ऊपर 27 नक्षत्र है। तो जब मेष कहाँ था? हाँ, यहाँ था, वही। हाँ यही है, ठीक है, मान लीजिए। तो थोड़ा सा फोटो में ये हो गया, मान लीजिए यहाँ से चालू हुआ बेस ऐसे, ठीक है, यहाँ से दोनों चालू हुआ, सोलर मंथ भी चालू हुआ और लूनर मंथ भी चालू हुआ। तो सोलर मंथ जब ऐसे कंप्लीट करके पूरा यहाँ तक आया तो लूनर मंथ यहीं पे कंप्लीट हो गया। फाल्गुन, चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीरा, पुष्य, माघा, फाल्गुन, और ये कितना 13 दिन का लगभग एक्स्ट्रा बच जाता है, समझ रहे? तो ये एक्स्ट्रा बच गया, लेकिन जो लूनर मंथ होता है कि अगला जो लूनर मंथ चालू होता है ना, वो चैत यहीं से चालू हो जाता है, यहाँ से चालू नहीं होगा। अब ये बच गया तो इतना वेट थोड़ी करते रहेंगे, अभी तो कोई मंथ ही नहीं चल रहा है, ऐसा तो नहीं होता। तो यहाँ से ही चैत्र चालू हो जाता है फिर से लूनर वाले का। तो फिर से चालू होता है चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो ऐसे करके आता है, और इस बार यहीं पे खत्म हो जाता है। देखिए सोलर मंथ यहाँ पे खत्म हो रहा है, धीरे धीरे एक बार इतना पीछे हुआ, दूसरा बार इतना पीछे हो गया, फिर यहाँ से चालू कर देता है चैत्र। अब जो तीसरा बार है ये सोचता है कि बहुत ज्यादा गैप बढ़ रहा है, इसको थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा, तो तीसरा बार जो गैप होता है ना उसमें एक एक्स्ट्रा मंथ जोड़ देते हैं लोग। देखिए 13 दिन के आसपास लगभग 12 या 13 दिन का, नहीं 12 नहीं, 354 और 365 लगभग 11 दिन के आसपास रहता है, 10 से 11 दिन के आसपास गैप रहता है। तो ये 3 साल में 10-10-10 ऐसे मिलके लगभग 30-31 दिन का बन जाता है। तो जब 30-31 दिन का मंथ बन जाता है तो उसको जोड़ के एक्स्ट्रा मंथ बोल देते हैं, इसको अधिक मास बोलते हैं। और जब ये अधिक मास हर 3 साल में एक बार अधिक मास जब ऐड हो जाता है तो दोनों सोलर कैलेंडर और लूनर कैलेंडर फिर से एक साथ हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे चालू हो जाए ये एक्स्ट्रा और ये एक्स्ट्रा, तीसरा राउंड का यहाँ से चालू हुआ चैत्र, वैशाख, जेठ, इसमें देखिए एक्स्ट्रा ज्येष्ठ जुट गया है, एक्स्ट्रा ज्येष्ठ मास जुट गया है, और यहाँ पे देखिए ज्येष्ठ आया, आषाढ़, सावन, भादो, अश्विन, कार्तिक, अगहन, पुष, माघ,
और यहाँ से फागुन, फागुन जोड़ के यहाँ तक आ गया। फिर देखिए यहाँ जहाँ तक चालू हुआ था वहाँ पे फिर से दोनों कैलेंडर मिल जाता है। तो इसीलिए देखेंगे कैलेंडर में हर 3 साल में एक बार एक्स्ट्रा मंथ आता है, अधिक मास होता है। और ये अधिक मास को बहुत ही खासकर जो वैष्णव लोग होते हैं बहुत ही पुण्य माना जाता है। इस मंथ में जो भी कुछ काम करते हैं हम लोग उसको बहुत बहुत ज़्यादा फल मिलता है। सोलर में तो हाँ और जो कालचक्र है उसके साथ साथ घूमता है सूर्य, हाँ तो एक साल हो जाता है। लेकिन जो चंद्रमा है उसका वो एक राउंड करता है तो उसका 1 महीना होता है। हाँ 1 महीना। तो वो जो 12 बार करेगा तो उसका हाँ। 12 मतलब 1 साल। हाँ 1 साल का। ठीक। जैसे देखिए अभी 2020 में हुआ था अश्विन, अधिक अश्विन मास हुआ था। अभी अगला जो अधिक मास होगा 2023 में होगा, 3 साल बाद 2023 में अधिक श्रावण मास आएगा, देखेंगे। तो ऐसे करके हर 3 साल के गैप में एक एक मास आता है। आषाढ़, ज्येष्ठ, अश्विन, श्रवण, ज्येष्ठ, वैशाख, भाद्रपद, आषाढ़, तो ऐसे कर करके जुड़ जाता है। सभी मास कौन सा मंथ है ये पता नहीं है। हाँ सभी मास से मतलब एक बार अधिक मास होता है। हाँ। पता है लेकिन कैसे कैसे निकालते देखिए, इसका भी ये है। एक्स्ट्रा मास यहीं पे क्यों जुड़ा, यहाँ पे क्यों नहीं जुड़ा, यही सवाल है ना। यहाँ पे इसलिए जुड़ा क्योंकि वो जो चंद्रमा जो होगा ना जो घूम के आता है वो एक ही राशि में रह गया। जिस महीने में एक ही राशि में रह गया पहला और दूसरा महीने, वहीं पर अधिक मास जुड़ेगा। जैसे सूर्य एक ही राशि में रह जाता है तो वही महीना हो जाता है। हाँ। तो यहाँ पे ज्येष्ठ महीना में एक्स्ट्रा क्यों जुड़ता है, क्योंकि ज्येष्ठ महीना में जब चल रहा था उस समय जो चंद्रमा जिस राशि में था ना वो राशि बदला नहीं, वो उसी राशि में अगले महीने में भी रह गया। तो उसी महीने के नाम पे एक्स्ट्रा मंथ वहाँ पे जुड़ता है। तो आप अलग से बैठ के कैलकुलेट करेंगे ना तो आपको सन की स्पीड नहीं। डिफरेंस क्यों आ रहा है, मतलब एक फास्ट जा रहा है स्लो। हाँ इसलिए डिफरेंस। मतलब सन की फास्ट है या हाँ सन नहीं, एक्चुअली जो मोशन जो है ना दोनों का घूमने का, वो जो सन है वो फास्ट घूमता है और मून धीरे धीरे घूमता है। लेकिन काल चक्र में क्या हो जाता है, सन पीछे की तरफ से फास्ट जाता है और सन पीछे की तरफ से स्लो जाता है, क्योंकि काल चक्र भी साथ साथ घूम रहा है। काल चक्र साथ घूम रहा है, चंद्रमा भी साथ घूम रहा है उसके, और सूर्य भी, तीनों एक साथ ऐसे घूम रहे हैं। तो तीनों जब एक साथ घूम रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा स्पीड काल चक्र का है, उसका सूर्य का है, उसके चंद्रमा का है। लेकिन चूंकि सबसे कम चंद्रमा का है तो ये उतना काल चक्र से मैकअप नहीं कर पाता, तो ऐसा लगता है काल चक्र पे पीछे जा रहा है। ये पीछे जाने वाला जो स्पीड है वो चंद्रमा का सबसे ज़्यादा है, उसके बाद सूर्य का। ऐसे तो एक्चुअली जो अधिक मास है ऐसे करके हम लोग कैलेंडर बैलेंस करते हैं। इंग्लिश कैलेंडर में क्या करते हैं लोग, 365 दिन का ही पूरा मंथ निकाल देते हैं, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट जो कैलकुलेशन होता है ना वो जो सूर्य को जो घूमने में लगता है 365.25 डेज लगता है, ठीक है। 365.25 डेज साल में लगता है कवर करने के लिए। तो हर 4 साल में 2.25 जोड़ के एक दिन बढ़ जाएगा, तो वो लोग हर 4 साल में एक लीप ईयर जोड़ देते हैं, तो वो 366 दिन का होता है। तो इसलिए इंग्लिश कैलेंडर को भी वो लोग ऐसे मैच कर लेते हैं। हम लोग 360 दिन का मानते हैं साल। हम लोग हम लोग भी 365 दिन का मानते हैं लगभग। हमारा कैसे मैकअप होता है, एक तो अधिक मास से चंद्रमा सूर्य का मैकअप होता है, और जो तिथि जो होता है ना बीच बीच में हमारा फिक्स नहीं रहता है। और महीना 29 दिन का भी हो सकता है, 31 दिन का भी हो सकता है, 27 दिन का भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बीच में तिथि क्षय हो जाता है। तो एक दो तिथि क्षय हो गया तो मान लीजिए 30 का था तो सीधे 28 दिन का ही महीना, और कभी कभी अधिक तिथि भी हो जाता है तो वो 30 दिन के बदले 31-32 दिन का भी महीना हो सकता है। इसलिए डेट और तिथि मैच नहीं करते। हाँ, इसलिए डेट और तिथि कभी मैच नहीं करता है हमारा। ऐसा नहीं कि आज 5 तारीख है तो आज पंचमी होगी, ऐसा नहीं। दोनों के अनुसार हो सकता है। हाँ। थोड़ा भी नया चीज़ है, आप क्लास के बाद खुद से 1-2 बार पढ़ोगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। कुछ नहीं आता है तो पूछ सकते हैं आप। एक्चुअली आपको बुक्स भी पढ़ना पड़ेगा,
क्लास का भी लिमिट होता है हर चीज़, लेकिन आप बुक्स पढ़ोगे तो बुक्स में बहुत डिटेल में सब कुछ कैलकुलेशन के साथ एक्सप्लेन किया हुआ रहता है। अच्छा, जिस तरह अधिक मास होता है ना, उसी तरह क्षय मास भी होता है। बीच में पूरा एक मास ही गैप हो जाता है, क्योंकि क्या होता है, सूर्य कभी कभी एक राशि में है और दूसरा राशि उसी महीने में पूरा पूरी कवर करके तीसरा राशि में भी चला जाता है, यानी कि बीच का जो मंथ था वो गायब भी हो जाता है। लेकिन ये बहुत ही रेयर होता है, जैसे 30 साल 33 साल में एक बार हो गया ऐसा, ये बहुत ही कम होता है इसकी। लेकिन कैलकुलेशन इसको भी जानना चाहिए, कहीं कहीं पे 30 साल 32 साल बाद एक बार ये आ जाएगा तो उस समय आप सोचेगा अरे ये कैसे हो गया, इसलिए मैंने डाल दिया। अच्छा, फोर्टनाइट, पक्ष बोलते हैं, पक्ष को इंग्लिश में फोर्टनाइट बोलते हैं। जैसे हमने पढ़ा कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, तो चंद्रमा के एक महीने में, यानी कि हमारे ट्रेडिशनल कैलेंडर के एक महीने में 2 पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो शुक्ल पक्ष इज मून इज ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर एंड वैक्सिंग। शुक्ल मतलब होता है सफ़ेद, उजला। तो शुक्ल पक्ष में क्या होगा, मून का सफ़ेदी बढ़ते जाएगा और कब एंड होगा, जब पूरा पूर्णिमा आ जाएगा तो सबसे ज़्यादा वैक्सिंग होगा, ये सबसे ज़्यादा चमकेगा, तो उसको शुक्ल पक्ष बोलते हैं। उसी तरह कृष्ण पक्ष, मून इज ग्रोइंग वीकर एंड वैनिंग। कृष्ण मतलब होता है काला, तो जैसे मून थोड़ा गोरा था धीरे धीरे काला होता है, इतना काला होता है कि दिखाई नहीं देता है अमावस्या के दिन, तो उस पक्ष को बोलते हैं कृष्ण पक्ष। ओके, ईयर एंड संवत्सर पक्ष। हाँ, अब हर साल का नाम होता है हमारे कैलेंडर में। जैसे हम लोग बोलते हैं 2010, 2021, 2022, एक न्यूमेरिकल नाम होता है, लेकिन हिंदू कैलेंडर में न्यूमेरिकल नाम नहीं होता, उसके नाम से बुलाया जाता है। जैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, बहुत एम्प्लॉय रहते हैं तो एम्प्लॉय आईडी देते हैं, है ना, लेकिन आप देखो यहाँ पे गुरुकुल में किसी का एम्प्लॉय आईडी या स्टूडेंट आईडी नहीं होता, सबको हम लोग नाम से बुलाते हैं ना। तो इसी तरह कैलेंडर में भी सब साल का अपना अपना नाम होता है, कुछ आईडी नहीं होता है, 2022, 2023 ऐसे करके नहीं होता है। तो नया साल का पहला दिन कब चालू होता है, शुक्ल चैत्र प्रतिपद, यानी कि चैत्र महीने का जो शुक्ल पक्ष का जो पहला तिथि होता है उस दिन नया साल हिंदू का चालू होता है। ठीक है, ये जस्ट मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन है। कलयुग कब चालू हुआ था, 18 फरवरी 3102 BC। यहाँ पे हमारा कलयुग चालू, बोलते हैं ना कलयुग का लगभग 5000 साल ही बीता है। तो देखिए 3102 BC और अभी कितना साल चल रहा है, 2021 AD चल रहा है, तो लगभग 5000 साल, आपको 5000 साल से कुछ 1-2 साल आगे चल रहा है, कुछ साल आगे चल रहा है। तो यहाँ पे दोनों लूनर एंड सोलर कैलेंडर वहाँ पे चालू होते हैं एक साथ ऐसे करके। तो ये जो संवत्सर होता है, जो साल का जो नाम होता है वो 60 साल का नाम होता है, 60 गो नाम होता है, फर्स्ट साल सेकंड साल, और ये 60 नाम जब एक बार कंप्लीट हो जाता है तो फिर से पहला से चालू हो जाता है, प्रभवा से। प्रभवा, विभवा, शुक्ला, प्रमोदा, प्रजापति, अंगिरस, श्रीमुख, ऐसे करके टोटल 60 का नाम दिया है। कौन से ईस्वी में कौन सा साल पड़ रहा है, तो अभी देखेंगे हमारा 2021 चल रहा है, तो अभी पलवा, साल का नाम पलवा है। इसके पहले 2020 था, वो सारवरी बोल के साल का नाम था, वो चला था। उसके पहले रिकारी। तो ऐसा हमारे शास्त्र में लिखा गया, सारवरी जब कलयुग में जब सारवरी साल चलेगा उस समय बहुत सारे ऐसे भयानक विपदा आएगी पूरे धरती पे, ऐसे लिखा हुआ। हाँ, तो पर ये तो बार बार रिपीट होगा ना ब्रो, 60। हाँ, ये 60 ऐसे बार बार रिपीट होगा। तो चीज़ें देखोगे नेचर में रिपीट भी होती है अपने आप, जैसे 1939-40 के या 2014 के आसपास विश्व युद्ध हुआ, तो फिर से ऐसे कुछ सालों बाद रिपीट होती है। तो ये साल होते हैं, सालों के नाम होते हैं। तो ऐसा इसके ऊपर भी एक चीज़ होता है कि कितना रिपीट हुआ है अभी तक, वो जनरली कुछ यूज का नहीं है इसलिए इधर बताते नहीं लोग, लेकिन वो एग्जैक्ट आपको कौन कलयुग में कहाँ पे हो उतना तक आपको पूरा पता चलता है। कौन से कलयुग में हो, 28 कौन से चतुर्युग में हो, सब आपका कैलकुलेशन रहता है। वो साल लगता है चालू हुआ है। हाँ, तो ये आप देखोगे हमारा जो कैलेंडर है कुछ इस टाइप से दिखता है। आप किसी भी ऐप में या ठाकुर प्रसाद कैलेंडर, ऐसे बहुत सारे कैलेंडर आते हैं, तो इसमें इतने सारे डिटेल दिए रहते हैं। तो यहाँ पे जो बोर्ड में जो लिखा रहता है वो इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार डेट लिखा होता है। इसके ऊपर देखोगे इस तरह जो लिखा रहता है
यहाँ पे देखोगे लिखा हुआ है S3 तृतीया। S3 तृतीया मतलब शुक्ल पक्ष तृतीया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कृष्ण पक्ष भी कहीं पे लिखा हुआ, यहाँ पे देखो K6 K13 मतलब कृष्ण पक्ष षष्ठी, कृष्ण पक्ष त्रयोदशी। और यहाँ पे ये जो चंद्रमा कौन से राशि में है, मकर राशि में है। सूर्य कौन से राशि, कौन से नक्षत्र में है, श्रवण नक्षत्र में। यहाँ पे चंद्रमा का राशि और चंद्रमा का नक्षत्र दिया रहता है, चंद्रमा का राशि, चंद्रमा का नक्षत्र, यानी कि इस डेट में चंद्रमा कौन से राशि में, कौन से नक्षत्र में। यहाँ पे बहुत जगह सूर्योदय और सूर्यास्त का टाइम दिया रहता है, बहुत जगह सूर्योदय और चंद्रोदय का टाइम दिया रहता है। सूर्य का उदय कब हुआ, चंद्र का उदय कब हुआ, ऐसे करके। और क्या दिया रहता है, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस करके हर कैलेंडर में थोड़ा देने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन ये सब डिटेल आपको दिया रहता है, जो बेसिक आपको पंचांग का भी डिटेल जरूरत पड़ता है। और अलग से भी बहुत सारे कैलकुलेशन दिए रहते हैं। तो ये था आज का। एक चीज़ मैंने बोला था कि अगर समय मिलेगा तो बताएंगे, क्या बोला था? हाँ, नाम क्यों ऐसा? हाँ, नाम क्यों होता है। हमने तो बहुत लोग अच्छा से पढ़ रहे हैं, बीच बीच में क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं। तो हमने एक ग्रुप बनाया है, जो भी आप लोग का जो क्वेश्चन होता है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी एक ही क्वेश्चन 5 लोग पूछ रहे हैं, हर 5 लोग को अलग अलग रिप्लाई करना फिर मुश्किल होता है, कभी समय नहीं मिलता है, किसी का छूट जाता है। तो ऐसा कभी इंटेंशन नहीं कि किसी को रिप्लाई नहीं करता है, किसी को ज़्यादा रिप्लाई करते हैं। तो हमने एक ग्रुप बनाया है, ग्रुप का लिंक भी हमने भेजा था व्हाट्सएप पे, अगर नहीं है तो हम फिर से वो पूछेंगे तो भेज देंगे। तो ग्रुप को जाने के लिए अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रहता है ना, ग्रुप पे डालिए तो अच्छा है, क्योंकि एक तो आप भी जान पाएंगे और दूसरे कोई किसी के मन में वही क्वेश्चन है तो वो भी उसका आंसर वहाँ से देख सकते हैं। फेसबुक ग्रुप है? हाँ, फेसबुक ग्रुप है। मुझे लगता है दो दिन पहले भेजा था कुरुश्रेष्ठ ने उसका लिंक। तो आप इस ग्रुप का फ़ायदा उठाइए और अच्छा पोस्ट, अगर किसी के कोई दूसरा कोई भी कुछ डालना चाहते हैं तो उसमें डाल सकते हैं। कुछ आपने बुक से ऐसा पढ़ा जो आपको लगता है कि सबके यूज का है या सब कोई जान सकता है, तो आप लोग भी इसमें कुछ डाल सकते हैं। या कोई क्वेश्चन पूछा, किसी को आंसर आता है तो वो लोग भी उस पर आंसर कर सकते हैं। तो ये बनाया था हमने। और कुछ बुक्स है जो मैं इधर आज आप लोग को दिखाऊंगा, आप लोग चाहे तो खरीद सकते हैं। कुछ इंग्लिश में मैंने बुक्स लाए, कुछ हिंदी में लाए हैं। तो एक ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी बोल के एक बुक है, ये सागर पब्लिकेशन का आता है, ये PVR नरसिंहा राव के द्वारा लिखा गया है। ये इंग्लिश में ये बुक है, लेकिन बेसिक्स समझने के लिए बहुत अच्छा बुक है। जो भी हमारे बेसिक्स जो अभी आगे चल के पढ़ाने वाले हैं हॉरोस्कोप में सब के बारे में, इसमें बहुत अच्छा से हर चीज़ एक बच्चे की तरह समझाया गया है। मतलब जो एकदम नया है वो भी आदमी समझ सकता है और डिटेल में भी समझाया गया है, ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ छोड़ दिया है। तो ये एक बुक है। दूसरा बुक है हाउ टू जज ए हॉरोस्कोप बाय BV रमन, ये 2 पार्ट में आता है। तो ये भी बहुत अच्छा बुक है। हॉरोस्कोप हम लोग अभी अगला जो है ये पंचांग के बाद हॉरोस्कोप ही पढ़ने वाले हैं। तो उसमें आप इस बुक का बहुत, अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, आप बहुत कुछ सीखेंगे इससे। ये वन ऑफ द ऐसा बुक है जो हर ज्योतिष सीखने वाला हर आदमी ये बुक जरूर पढ़ता है। ये बुक आपको हिंदी में भी मिलेगा और इंग्लिश में भी मिलेगा, दोनों भाषाओं में अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, आप खरीद सकते हैं। तीसरा बुक जो मैंने बताया वो बेसिक्स ऑफ पंचांगम, S नरसिंहा राव के द्वारा, ये भी अच्छी बुक है। जैसे पंचांग के बारे में सारे डिटेल में दिए गए हैं। हिंदी में एक बुक है जिसका नाम है सचित्र ज्योतिष शिक्षा बाय BL ठाकुर जी। तो ये एक बहुत अच्छा बुक है, इसमें बहुत कुछ ऐसा समझाया गया है, बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा बुक है ये।
इसमें बहुत कुछ ऐसे ऐसे टेक्निक पूरा कैलकुलेशन के साथ इसमें दिए गए। और सब जो बुक्स मैंने दिखाया उसमें हो सके उतने कैलकुलेशन नहीं हो, लेकिन इसमें सारे कैलकुलेशन बहुत अच्छा से दिए गए। तीसरा जो एक हिंदी का बुक है वो HN काटवे सर का है, देवमाला विचार। ये लगभग 18 बुक का सीरीज होता है, आप देखेंगे तो इसमें हर बुक का अलग अलग टॉपिक हर बुक में दिया गया, जैसे भाव विचार, प्रश्न विचार, तेज विचार, दैव रहस्य, दैव विचार, ऐसे कर करके बहुत सारे बुकों का सीरीज होता है। भावेश विचार, गोचर विचार, तो ये सब चीज़ के बारे में आप लोग को पढ़ाएंगे। तो ये बहुत अच्छा बुक है, हर चीज़ को सेपरेट करके इन्होंने बताया है। तो आप जिनको ज़्यादा पढ़ना है, समझना है, तो वो ये सब बुक्स खरीद सकते हैं। वैसे हम कवर करेंगे सब कुछ, आप कोर्स पढ़ के भी समझ सकते हैं, लेकिन कभी कभी आपको समय देना होगा। और कल जो है, कल हम लोग हॉरोस्कोप के बारे में बताएंगे, जो कुंडली होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कुंडली क्या होता है, कौन से भाव में क्या चीज़ देखा जाता है, थोड़ा समझें। तो कल का क्लास जरूर अटेंड, क्योंकि कल के क्लास के आधार पे ही आगे क्लास में उसका एक्सप्लेनेशन होगा। और कल हम आप लोग को एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराएंगे, इसको जगन्नाथपुरा सॉफ्टवेयर बोलते हैं। बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, खासकर कुंडली को देखने के लिए। इसमें सब कुछ बहुत डिटेल में रहता है, और सबसे अच्छा बात ये फ्री में अवेलेबल है, कोई भी आदमी इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकता है। इन्होंने जो बुक लिखी है PVR नरसिंहा राव वैदिक एस्ट्रोलॉजी, इसी राइटर ने वो सॉफ्टवेयर बनाया है। ये अमेरिका में रहते हैं, साउथ इंडिया के, लेकिन अभी अमेरिका में रहते हैं। इन्होंने, इनके जनरेशन से ही लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं। इन्होंने भी अपने पापा दादा से सीखा है ऐसे, और IT इंजीनियर बने। आगे चल के जब इंजीनियर बने तो उन्होंने सॉफ्टवेयर ही बना दिया ज्योतिष का। तो फ्री में अवेलेबल है, तो उसका फ़ायदा ले सकते हैं सीखने के लिए। तो कल वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का भी सिखाएंगे। आज हो सके तो उस इंस्टॉलेशन कहाँ से करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, उसका लिंक भी आप लोग को आज भेज देंगे। वो मोबाइल में नहीं, मोबाइल में इंस्टॉल नहीं होता है ये सॉफ्टवेयर, सिर्फ लैपटॉप में, डेस्कटॉप में ऐसे। ये मोबाइल में इंस्टॉल नहीं होगा, ये बड़ा सॉफ्टवेयर है, ये मोबाइल में इंस्टॉल नहीं होगा। तो आप लोग के पास है तो अच्छा है, नहीं तो कहीं से इंतजाम करिए, क्योंकि अगर आप सही में देखना चाहते हैं कुंडली तो आपको इस सॉफ्टवेयर का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। और सॉफ्टवेयर सिर्फ लैपटॉप में या फिर आपके जो कंप्यूटर उसी में इंस्टॉल हो सकता है, क्योंकि एक तो पढ़ाना होता है, पढ़ाने के बाद भी आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा ये सीखने के लिए, ये चीज़ें। तो जस्ट 5 मिनट बाकी। तो मंथ का नाम कैसे पड़ता है, लूनर मंथ का नाम वो बता देते हैं। तो देखिए, जब भी कोई मंथ चालू होता है, सूर्य और चंद्र दोनों एक जगह पे होते हैं, है ना। मान लीजिए यहाँ पे था 0 डिग्री है, ठीक, यहाँ पे सूर्य भी है और चंद्र भी है। तो जब चालू हुआ तो यहाँ से धीरे धीरे चंद्रमा आगे बढ़ना चालू हुआ, तो यहाँ से चालू होता है। तो यहाँ पे कौन सा समय होता है, जब सूर्य और चंद्र एक साथ रहते हैं, तो उसको अमावस्या बोलते हैं। अमावस्या का क्या प्रतिपदा चालू होता है। तो ऐसे घूमते, पूर्णिमा कब होगा, जब चंद्रमा ऐसे घूमते 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 जब सूर्य के सामने आ जाएगा, मान लीजिए, ठीक है, सूर्य के सामने आ जाएगा, मान लीजिए चंद्रमा यहाँ पे आ गया, ठीक। तो इस दिन क्या होगा, पूर्णिमा हो जाएगा, ठीक। तो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जिस राशि में रहती है, उसी राशि, जिस नक्षत्र में रहती है, सॉरी, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र में रहती है, उसी नक्षत्र के नाम पे उस महीने का नाम आता है। तो मान लीजिए अगर चित्रा नक्षत्र में है तो उस महीने का नाम हो जाता है चैत्र, ठीक। फिर ये एक पूरा करके यहाँ पे आ जाएगा। अगले बार दोनों कहाँ पे मिलेंगे, सूर्य और चंद्र 0 डिग्री उनका यहाँ पे होगा, क्योंकि सूर्य भी एक महीना में एक राशि कवर कर लेता है ना, तो सूर्य भी एक आगे चला जाएगा। फिर यहाँ से चालू होगा चंद्रमा का चलना। तो अगले बार क्या पे, चैत्र के बाद लगभग ये विशाखा नक्षत्र में पूर्णिमा होता है, यहाँ पे वैशाख महीना हो जाता है, ठीक है। जिस महीने का नाम अब चल रहा है, समझिए, उसी पूर्णिमा के दिन चंद्रमा उसी नक्षत्र में होगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पे, देखिए आप देखेंगे महीना का नाम चित्र, चित्रा से चैत्र, विशाखा से वैशाख, ज्येष्ठा से ज्येष्ठ, पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा से आषाढ़, ज्येष्ठ आषाढ़, श्रवण से सावन,
7 भाद्रपद, पूर्व भाद्रपद उत्तर भाद्रपद से भाद्रपद आता है, भादो जिसको बोलते हैं लोग। फिर अश्विनी से अश्विन, अश्विन महीना आता है। कृतिका से कार्तिक, मार्गशिरा से मृगशिरा और मार्गशिरा आद्र पुनर से पुष्या से पूष महीना आता है। मगा से माघ और फिर फाल्गुन आता है, फिर इसका माघ फिर फाल्गुन, पूर्व फाल्गुन उत्तर फाल्गुन। तो ऐसे करके 12 महीना के नाम आते हैं। तो जो महीना चल रहा है चंद्रमा पूर्णिमा के दिन इसी नक्षत्र में होगा, ऐसे करके मंथ का नाम होता है। तो ठीक है, तो आप लोग 3 चीज़ें ध्यान रखें कल के लिए कि लैपटॉप अगर है तो लेकर आइए। कल कुछ सेटिंग्स बताएंगे सॉफ्टवेयर के, उसके अनुसार चेंज कर सकते हैं, नहीं तो इंतजाम करिए। वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, फेसबुक ग्रुप। कुछ क्वेश्चन होता है तो उसमें पूछिए, आप भी कुछ डाल सकते हैं अपनी तरफ से। तीसरा जो बुक्स बनाया अगर आपके पास है तो खरीद लीजिए। मैं ऐसे कुछ सॉफ्ट कॉपी जो भी मेरे पास मिलता रहता है जिससे मैं भेजता हूँ। जैसे मैंने कल ये सचित्र ज्योतिष शिक्षा जो बुक है उसका सॉफ्ट कॉपी भेजा है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, इसका भी मैंने PDF भेजा था पहले, और इसका भी PDF मैं आज भेज दूँगा, बेसिक्स ऑफ पंचांगम का। इसका भी मेरे पास PDF है, हाउ टू जज योर हॉरोस्कोप, ये भी भेज दूँगा। अगर आप बुक खरीद नहीं सकते तो एटलीस्ट इसका प्रिंट आउट लेके पढ़ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट आपके पास लैपटॉप है मोबाइल में रख के भी पढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ें था। तो हरे कृष्णा, आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर कल मिलेंगे। थैंक यू।